सुप्रभात बच्चों, आज हम आप सभी लोगों को कोण के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। दो किरणों के उभयनिष्ठ अंत्य बिंदु को कोण कहते हैं, अर्थात दो भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं वहां कोण का निर्माण हो जाता है। इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पे किरण OP और किरण OQ दो भुजाओं के रूप में है। ये दोनों भुजाएं बिंदु O पर मिलती हैं। इस प्रकार कोण POQ एक कोण का निर्माण करती है। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, कोण POQ। यह कोण का चिन्ह है बच्चों, इसे कोण का चिन्ह कहते हैं। तो कोण के अंशमान के आधार पर हम इनको कई भागों में बांट देते हैं। पहला है न्यून कोण। जिस कोण का मान 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होता है, ऐसे कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। अर्थात 10 अंश का कोण, 20 अंश का कोण, 35 अंश का कोण, 45 अंश का कोण, 60 अंश का कोण, ये सब न्यून कोण कहे जाएंगे, क्योंकि एक कोण 0 अंश से अधिक मान के हैं और एक 90 अंश से कम मान के हैं। अर्थात 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम जिस कोण का मान होगा, ऐसे कोण को हम न्यून कोण कह सकते हैं। यह न्यून कोण का ही एक उदाहरण है। कोण POQ एक न्यून कोण का उदाहरण है। अब दूसरा कोण है समकोण। जिस कोण का मान 90 अंश के बराबर होता है उसे हम समकोण कहते हैं। इसमें दोनों किरणें एक दूसरे को 90 अंश पर काटती हैं, इसलिए इसे हम समकोण कहते हैं। MNO। यहाँ पे किरण M और किरण NO एक दूसरे को N बिंदु पर लंबवत काट रही है, अतः कोण MNO समकोण कहा जाएगा। तीसरा है अधिक कोण। जिस कोण का मान 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। आप देखिए, X Y Z। इस कोण का मान 90 अंश से अधिक है, इसलिए कोण XYZ को हम अधिक कोण कह सकते हैं। इसके बाद है बृहद कोण। जिस कोण का मान 180 अंश से अधिक तथा 360 अंश से कम होता है उसे हम बृहद कोण कहते हैं। इसके बाद समकोण कोण है। यदि किसी कोण का मान 360 अंश के बराबर होता है तो ऐसे कोण को हम संपूर्ण कोण कहते हैं। संपूर्ण कोण में दोनों भुजाएं एक दूसरे पर ही घूम करके ढक लेती है। एक किरण को दूसरी किरण एक चक्कर
पूर्णतः घूम करके उसको ढक लेती है, तो यह पूरा कोण 360 अंश का होता है। ऐसे कोण को हम संपूर्ण कोण कहते हैं। आइए अब हम कुछ और कोण के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। कोटिपूरक कोण, जिसे लंबपूरक कोण के भी नाम से जाना जाता है, यदि किन्हीं दो कोणों के मानों का योग 90 अंश के बराबर होता है तो ऐसे कोण एक दूसरे के कोटिपूरक या लंबपूरक कोण कहे जाते हैं। यहां पर देख सकते हैं कोण एक्स वाई जेड और यहां पे कोण पी क्यू आर, यहां पे दो कोण हैं। मान लीजिए यह भी 45 अंश का कोण है और यह भी 45 अंश का कोण है। अब इन दोनों कोणों का योग करें, कोण एक्स वाई जेड और कोण पी क्यू आर के मानों का योग करें तो दोनों का मान 90 अंश के बराबर होगा। अर्थात ये दोनों कोण एक दूसरे के कोटिपूरक या लंबपूरक कोण कहे जाएंगे। यहां पर देखिए, यदि इस कोण का मान 60 अंश है और इस कोण का मान 30 अंश है, तो भी इन दोनों कोणों का मान 90, दोनों कोणों के मानों का योग 90 अंश के बराबर होता है। तो इसे भी हम एक दूसरे का कोटिपूरक अथवा लंबपूरक कोण कह सकते हैं। किसी कोण का लंबपूरक कोण ज्ञात करने के लिए हम उसी कोण के मान को 90 अंश में से घटाकर ज्ञात कर लेते हैं। यदि कोई कहता है कि 60 अंश के लंबपूरक कोण ज्ञात कीजिए, 60 अंश के कोण के लंबपूरक कोण का मान ज्ञात करिए, तो हम 90 में से 60 को घटा देते हैं, 90 अंश में से 60 अंश को घटा देते हैं। इस प्रकार हमें 30 अंश प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हमें 30 अंश प्राप्त हो जाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि 60 अंश का लंबपूरक कोण 30 अंश होगा या 30 अंश का लंबपूरक कोण 60 अंश होगा। अब हम आपको समपूरक कोण के बारे में बताएंगे। यदि किन्हीं दो कोणों के मानों का योग 180 अंश के बराबर होता है तो ऐसे कोण को हम एक दूसरे का समपूरक कोण कहते हैं या ऋजुपूरक कोण कहते हैं। आप एक उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं। अब देखिए यहां पर कोण यम ओ 40 अंश और दूसरा कोण पी क्यू आर 140 अंश है। अब इन दोनों कोणों के मानों का योग करते हैं तो 140 और 40 को जोड़ते हैं तो 180 अंश प्राप्त हो
के संपूरक कोण कहे जाएंगे या रिपुपूरक कोण कहे जाएंगे। क्योंकि किन्हीं दो कोणों के मानों का योग जब 180 अंश होता है तो वे दोनों कोण एक दूसरे के रिपुपूरक कोण या संपूरक कोण कहे जाते हैं। किसी कोण का संपूरक कोण ज्ञात करने के लिए हमें उसी कोण को 180 अंश में से घटाकर ज्ञात करना चाहिए। जैसे 50 अंश का यदि कोई संपूरक कोण ज्ञात करने के लिए कहता है, 50 अंश का कोई संपूरक कोण ज्ञात करने के लिए कहता है, तो हमें 180 अंश में से 50 अंश को घटा देना चाहिए और अंतर तब आपका आएगा 130, अर्थात 50 अंश का संपूरक या रिपुपूरक कोण 130 अंश होगा। इस प्रकार से हम किसी कोण का भी संपूरक कोण ज्ञात कर सकते हैं। संपूरक कोण ज्ञात करने के लिए उसी कोण को 180 अंश में से घटाते हैं। अब आपको हम संलग्न कोण के बारे में बताना चाहेंगे। इस आकृति के माध्यम से समझने का प्रयत्न कीजिए। एक ही बिंदु पर बने दो कोण जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ होती है उसे हम संलग्न कोण कहते हैं। आप ध्यान दीजिए, यह बिंदु Q पर ही दो कोण बन रहे हैं। पहला कोण PQR, यह कोण बन रहा है, और दूसरा कोण बन रहा है RQS, यह दूसरा कोण बन रहा है। यह दोनों कोण एक ही बिंदु पर बन रहे हैं जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ है। अगर हम कोण PQR की बात करें, कोण PQR की बात करें तो इसमें दो भुजाएं शामिल हैं, PQ और RQ और RQ। दूसरे कोण RQS की बात करें, कोण RQS में भी दो भुजाएं शामिल हैं। ये भुजाएं हैं SQ और RQ और RQ। यहां पर देखिए, कोण PQR में RQ भुजा RQ शामिल है और कोण RQS में भी भुजा RQ शामिल है। अतः भुजा RQ उभयनिष्ठ है। तो कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि एक ही बिंदु पर बने दो कोण जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो उसे हम संलग्न कोण कहते हैं। अब हम रैखिक कोण की बात करेंगे। इसको दूसरे चित्र के माध्यम से समझने का प्रयत्न कीजिए। एक ही बिंदु पर बने दो कोण जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ परंतु दोनों कोणों का योग 180 अंश हो उसे हम रैखिक कोण कहेंगे। आप देखिए, कोण MNO, कोण MNP में भुजा MN
उभयनिष्ठ है, अर्थात यह संलग्न कोण भी कहा जा सकता है, परंतु संलग्न कोण में यह जरूरी नहीं था कि दोनों कोणों का योग 180 अंश हो, परंतु रैखिक कोण में एक ही बिंदु पर दो कोण बनेंगे और उसमें एक भुजा भी उभयनिष्ठ होगी, परंतु दोनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए, तभी वह रैखिक कोण कहे जाएंगे। अर्थात यह मान लीजिए 60 अंश है तो यह 120 अंश होना चाहिए। अब इन दोनों कोणों के मानों का योग करें, अर्थात कोण यम यन ओ और कोण यम यन पी, इन दोनों कोणों के मानों का योग करेंगे तो 120 और 60 अंश मिलकर के 180 अंश हो जाता है। इस प्रकार ऐसे कोण को हम संलग्न कोण कह सकते हैं। ऐसे कोणों को हम संलग्न कोण तो कह ही सकते हैं, लेकिन दोनों का योग 180 अंश हो रहा है, इसलिए इसे हम रैखिक कोण भी कह सकते हैं। प्रत्येक रैखिक कोण को संलग्न कोण कह सकते हैं, परंतु सभी संलग्न कोण रैखिक कोण हो यह आवश्यक नहीं है। अब हम शीर्षाभिमुख कोण के बारे में बताना चाहेंगे। एक ही बिंदु पर बने दो कोण जिसमें कोई भुजा उभयनिष्ठ नहीं होती है, उसे हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। उसे हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ओ पी यम यन के। यहां पर देखिए एक ही बिंदु ओ पर ही यह कोण और यह कोण बने हुए हैं। एक ही बिंदु पर बने दो कोण जिसमें कोई भुजा उभयनिष्ठ नहीं है। इस कोण पर विचार करें तो यन ओ के पर विचार करें तो यन ओ और ओ के दो भुजाएं प्राप्त होती हैं। यन ओ और ओ के दो भुजाएं प्राप्त होती हैं, और इस कोण पर विचार करें तो इसमें भी दो भुजाएं प्राप्त होती हैं, यम ओ और पीओ। इसके भुजाओं में और दूसरे कोण की भुजाओं में कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं है। अतः कोण यन ओ के और कोण यन ओ पी शीर्षाभिमुख कोण कहे जाएंगे, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। उसी प्रकार कोण यन ओ यम, यानी इस कोण की बात कर रहे हैं, इस कोण की बात कर रहे हैं यन ओ यम, और कोण के ओ पी, यह भी दोनों कोणों में कोई भुजा उभयनिष्ठ नहीं होती है, और यह दोनों कोण एक ही बिंदु ओ पर बने हैं, इसलिए ये दोनों कोण भी शीर्षाभिमुख कोण कहे जाएंगे, और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। धन्यवाद।